कैसे हो बच्चों, आप सब बढ़िया हो। चलिए, आपने इसका पहला वीडियो देखा था, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कैपेसिटेंस का, वो सब हमने पहले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज उसका सेकंड पार्ट है, इसमें हम कुछ अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, जो बोर्ड में और जेईई मेंस में ज्यादातर आ रहे हैं, ठीक है, उस तरह कुछ क्वेश्चन लेके आए। अच्छे सवाल ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जेईई मेंस और बोर्ड में ऐसे कुछ ज्यादा आते हैं, खास करके बोर्ड में। तो इसका देखो सॉल्यूशन, पहले देखो कुछ क्वेश्चंस लिख दिया मैंने पहले से, टाइम खराब ना हो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी दो पॉइंट है, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस नहीं इक्विवेलेंट, माफ करना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट होना चाहिए था। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हमें ए और बी के बीच में। ठीक है, तो क्या बताया था कि जिन दो, पहला पार्ट करते हैं इसका हम, कि जिन दो पॉइंटों के बीच में मुझे क्या निकालना होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है, उसके बीच में मैं एक इमेजिनरी बैटरी जोड़ देते थे। यही करते थे, पिछले वीडियो में समझाया था अच्छे से। यहां से चार्ज निकलेगा, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल मान लो V है, तो यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल 0। इनका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कितना है, V है। तो इस पॉइंट को V मान लेता हूँ, इस पॉइंट को 0, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे इसके रास्ते में कोई भी रेजिस्टर, कोई भी इंडक्टर, कोई भी कैपेसिटर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल V तो यहाँ का भी V, यहाँ का V तो यहाँ का भी V, और इस जगह का भी V। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी, या इसको मैं पॉइंट A लिखा है तो ये बोल दूं। ठीक है, यहाँ का जो पोटेंशियल रहेगा, जो यहाँ का पोटेंशियल वही पोटेंशियल यहाँ का। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए, बोल सकता हूँ इस चीज को मैं। ऐसे करने में आसानी रहती है, तुम V मान कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो V मान करो, यहाँ का भी, यहाँ का भी V, तो इस जगह का भी V। ठीक है, क्योंकि रास्ते में कोई भी इंडक्टर, कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी कैपेसिटर नहीं है, इसलिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो बीच में कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। यहाँ से देखो इस कहानी के ऊपर जाते हैं, तो बीच में कोई भी रजिस्टर, हम मानते हैं कि जो वायर है उसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर क्या रखा, वायरिंग कर रखी है, यहाँ से एक तार लिया, इस पॉइंट को जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो इस वायर में कोई भी रजिस्टर, कोई भी कैपेसिटेंस, कोई भी कंडक्टर कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ से मिला दिया, तो यहाँ का पोटेंशियल V तो यहाँ का पोटेंशियल भी रहेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 होगा, नहीं होगा, यहाँ का 0 तो इस पॉइंट का भी 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से वायर जुड़ा हुआ है, बीच में कोई भी इंडक्टर, कोई भी रेजिस्टर, कोई भी कैपेसिटेंस नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ पहला वीडियो देख के आओगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0, यही तो होगा। ठीक है, बीच में यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का बराबर नहीं हो, क्यों, क्योंकि बीच में कैपेसिटर लग गया है। तो हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक पोटेंशियल V है और एक 0 है। ठीक है, V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, ये मेरा पॉइंट V, ये 0। ए भी था, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया, V और 0 मान लिया। ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल B का है वही पोटेंशियल 0 का है। ठीक है, A का पोटेंशियल कितना है, B है, ये पॉइंट A है मेरा, और ये पॉइंट मेरा B है। B का पोटेंशियल कितना है, 0, A का पोटेंशियल कितना है, V। ठीक है, अच्छा, V और 0 के बीच में कितना है, एक कैपेसिटर है, तो V और 0 के बीच में मैंने क्या जोड़ दिया, एक कैपेसिटर जोड़ दिया। 0 और V के बीच में कितना कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, तो यहाँ से एक और कैपेसिटर जोड़ दो, एक और कैपेसिटर जोड़ दिया हमने। ठीक है, फिर V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, ये रहा V, ये रहा 0, इनके बीच में एक कैपेसिटर है, तो यहाँ से एक कैपेसिटर जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे देख के क्या लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सीरीज में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन यहाँ से इसी साफ क्लियर हो गया कि तीनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सबका कैपेसिटेंस कितना है, CC है। ठीक है, तो किस में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता था, याद है, C1 प्लस C2 प्लस में C3, तीनों की वैल्यू सेम है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 3C। तीनों की वैल्यू सेम है, 3C, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, 3C आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल था। चलिए जी, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये कहानी दे रखी है, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल है तो यहाँ का पोटेंशियल भी A होगा। ठीक है, A और B का इमेजिनरी बैटरी जोड़ने का कंसेप्ट करने का तरीका है, जोड़ना नहीं होता। ठीक है, अगर नहीं जोड़ोगे तब भी हो जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल है तो यहाँ का पोटेंशियल भी है, बीच में कोई इंडक्टर, कोई रेजिस्टर, कोई कैपेसिटेंस कुछ नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी A होगा, इस जगह का भी A होगा। ठीक है, यहाँ पर भी रास्ते में कोई भी कुछ नहीं है, तो यहाँ का भी A होगा। ठीक है, अब क्या यहाँ का A होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया, कंडक्टर, कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग होगा। अच्छा, बीच में ये कहानी है, बीच में कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अच्छा, इसको देखते हैं, यहाँ का पोटेंशियल B है, तो यहाँ का भी B होगा, इस जगह का भी B। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, लेट सपोज X मान लेते हैं, यहाँ के पोटेंशियल क्या मान लेता हूँ मैं, X मान लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अब 3 पॉइंट हो गए, एक तो A हो गया, एक X हो गया, एक B हो गया। ठीक है,
तो ध्यान से देखो, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, करने का तरीका ये, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दिया मैंने, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर था, जोड़ दिया। चलिए जी, ये रहा ए, रहा मेरा एक्स, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर मैं जोड़ दिया, कैपेसिटर सी है इसका। एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर, देखो ये रहा एक्स, ये रहा बी, इनके बीच में एक कैपेसिटर है, यहां पर भी एक कैपेसिटर जोड़ दो, तो जोड़ दिया इस पॉइंट को भी मैंने कैपेसिटर से। ठीक है, कैपेसिटर दिख तो रहा है, कैमरे पर देख लो मैं, हाँ ठीक है दिख रहा है साफ, तो ठीक है फिर चल जाएगा। अच्छा, अब ए और बी के बीच में कैपेसिटर है, तो ए और बी के बीच में कैपेसिटर जोड़ो। देखो ए और बी के बीच, यहां से यहां जोड़ेंगे ना, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर था, जोड़ दिया, और कुछ नहीं। हाँ, एक्स और ए के बीच में कैपेसिटर है, एक और यहाँ पर भी, यहाँ पे देखो, यहाँ ये भी एक्स ये भी है, तो यहाँ पे एक और कैपेसिटर है ए और एक्स के बीच में, तो यहां से इसको जोड़, देखो ए और एक्स के बीच में एक ये था और एक यहाँ पे था। ठीक है, एक्स और सी के बीच में एक कैपेसिटर था और ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, जोड़ दिया। हमें इसका क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों किस में है, पैरेलल है। ठीक है, ए एन एक्स कैपेसिटर, इसको मैं 1 बोल दूं, छोड़ो ना, सी एन सी आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कहानी होती है, कमेंट करके बताना। C1 प्लस C2 आधा सारा होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2C। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बोरिंग होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। देखने में आसान लगता है लेकिन पेपर में गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक्स होता है, तो सिली मिस्टेक से बचना, ध्यान से देखोगे सिली मिस्टेक्स नहीं होगा। तो कितना आ गया 2C, तो इसकी जगह मैं क्या सकता हूँ, हटा के इसकी जगह कुछ ऐसा ड्राइंग बना सकता हूँ मैं, या सर्किट ड्राइंग नहीं बोलेंगे इसको हम, बड़ी क्लासेस में आ गए, एक ऐसा सर्किट बन जाएगा 2C। इस दोनों को हटा के मैं एक, दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा 2C के बराबर, तो इन दोनों को हटा के मैं एक कैपेसिटर लगा दूंगा जिनका इन दोनों के बराबर होगा कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बीच में एक्स पॉइंट है, तो हमें इससे तो मतलब भी नहीं था, तो यहाँ पे C है, ये मेरा पॉइंट B, और A और B के बीच में एक और कैपेसिटर, ये कहानी बन के आएगी। ध्यान से देखो, 2C और C किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बीच में एक्स पॉइंट, हम उससे मतलब तो माना था, इमेजिनरी में निकाला किस है, A और B के बीच में। तो 2C और C किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 2C एंड C इन सीरीज कॉम्बिनेशन, किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम नेट इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जब दो कैपेसिटर दिया होता है तो एक ट्रिक बताया था मैंने, क्या, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। जब दो कैपेसिटर दिए होते तो ये तरीका था, ट्रिक था ये। ठीक है, चलिए जी, C1 की वैल्यू कितनी है 2C, C2 की वैल्यू C है, और नीचे 2C प्लस C, तो कितना हो जाएगा 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3C, एक C से एक C चल बसा, तो कितना आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2/3C। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों को हटा के मैं कैपेसिटेंस लिख सकता हूं 2/3, कोई दिक्कत। ये रहा मेरा पॉइंट A, ये रहा मेरा पॉइंट B, इन दोनों को हटा सकता हूं मैं, और इसकी जगह एक कैपेसिटर लगा दूंगा 2/3C का। ठीक है, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा है C। अब देखो ध्यान से, ये 2/3 और C किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, 2/3C and C आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो, कितना हो जाएगा, A और B के बीच में आ जाएगा मेरा इनका इक्विवेलेंट। तो 2/3C प्लस C कम्स टू बी 5/3C। पेपर में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम डील करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करते हैं। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट था, पॉज करके नोट करो इसको। ठीक है, इसका फिर तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए, इन दोनों को मिटा दो, क्वेश्चनों को, दोनों हो गए। चलो, अब बचे ये 2 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जानबूझ के तब मिस्टेक्स भी कम होता है अगर वैल्यूज राइट लिखी होती है तो, और टाइम ही बचता है, क्वेश्चन आप लिखने में टाइम खराब होता है, फिर वीडियो की लाइन लंबी हो जाती है काफी, इसलिए ऐसा करता हूँ। चलिए थर्ड देखते हैं भाई, थर्ड वन इजी है, कोई टफ काम तो नहीं है, आसान है, बचपन से करते थे, 10th क्लास में सीखा था ये सब हमने। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस जा रहा है, बाकी सब 10th क्लास का कंसेप्ट है, बस उसमें थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा एडवांस है। ये कहानी, ए और बी के बीच में हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके जी, तो कुछ ऐसा इसको बना लेता हूं यहाँ पे, ये रहा मेरा B, ये रहा A। ठीक है, देखो यहाँ का वोल्टेज A और यहाँ का वोल्टेज B, तो यहाँ का भी B होगा, इस जगह का भी B होगा, होगा नहीं होगा। अच्छा, पहले से A वाले को सॉल्व करते हैं, बकवास सवाल है।
देखिए बताना चाहिए, कमेंट करके बताना एक बार, बहुत से खुद से कमेंट करके बताओ कितना होगा ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, सोच के बताओ। यहाँ का पोटेंशियल ए, यहाँ का पोटेंशियल भी ए, यहाँ का पोटेंशियल भी ए, क्यों? क्योंकि रास्ते में कोई भी कैपेसिटर, कोई भी इंडक्टर, कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी सेल कुछ नहीं है, इसलिए जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का भी। ठीक है, यही कहानी इसके साथ भी है, रास्ते में कुछ भी नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल भी है, यही कहानी इसके साथ भी है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी ए और यहाँ का पोटेंशियल भी ए। इसका मतलब पोटेंशियल ए और बी दोनों क्या है, बराबर है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना है, दोनों का बराबर है। ठीक है, ए का पोटेंशियल जो है वही पोटेंशियल बी का है, क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ का आ रहा है वही पोटेंशियल यहाँ का आ रहा है। कैसे पता किया मैंने? क्योंकि यहाँ का ऐसे निकाल के देखा, यहाँ का पोटेंशियल है तो यहाँ का भी है, रास्ते में कोई इंडक्टर नहीं है तो यहाँ का भी है, कोई इंडक्टर, कोई कैपेसिटर, कोई कुछ नहीं है, यहाँ का भी ए, यहाँ का भी है। ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, दोनों का पोटेंशियल क्या है, बराबर है। जब दो पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है तो उन दो पॉइंटों के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो जीरो आता है। ठीक है, व्हेन, ये बता रखा है पिछले वीडियो में, व्हेन टू पॉइंट having same potential then equivalent capacitance is जीरो। ठीक है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है, जीरो आता है, ऐसा कोई रोल नहीं होता सर्किट में। क्यों? क्योंकि उसका हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया यार, दोनों पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, इस जगह से दूसरे का चार्ज आएगा ही नहीं, वो इसलिए। ठीक है, अच्छा ये मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ का अलग होता है ना, यहाँ का देखो बी होता, यहाँ का ए है, यहाँ बीच में एक्स मानना होता। कोई मुझसे पूछ लेता ए और एक्स के बीच में बताओ, या फिर ए बी और एक्स के बीच में बताओ, तो उस कहानी में तुम्हें निकालना पड़ता। ठीक है, यहाँ का ए तो यहाँ का भी ए होता। ठीक है, बी तो है इस पॉइंट में, तो ए और एक्स के बीच में दो कैपेसिटर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, तो वहां से ऐसे निकाल सकते थे। ठीक है, अगर आता है तो एग्जाम में करना होता है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आता है और जानबूझ के देता है, इसमें कितना ऑप्शन रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो जीरो पे टिक करके आना। चलिए जी, चौथा देखते हैं, 4। वो थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, मजेदार है, ये वाला काफी अच्छा है। चलिए 4th पार्ट देखते हैं, यहीं से बनाते हैं। ठीक है, दिख तो है, छोटा तो नहीं है, चलो ट्राई कर थोड़ा बड़ा करने की मैं। 1 2 3 4 5 6, कोशिश करता हूँ थोड़ा बड़ा बना दूं उसको मैं। ए, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सबका कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, ये कहानी दे रखी है, हमें क्या बताना है, ए और बी के बीच में क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। अच्छा जी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए होगा, यहाँ का भी ये होगा, क्योंकि रास्ते में कुछ इंडक्टर, कोई कैपेसिटर, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होगे, यहाँ का भी ये होगा, यहाँ का भी ये होगा। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट का बी है तो यहाँ का भी नहीं, यहाँ का बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस पॉइंट को मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ का एक्स तो इस जगह का भी एक्स होगा, यहाँ का भी एक्स होगा, यहाँ का भी एक्स होगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये वाला भी एक्स होगा, ये वाला भी एक्स होगा, ये वाला भी एक्स होगा नहीं होगा? अच्छा, अब देखो कितने पॉइंट है मेरे पास, ए बी और एक्स है, ए है, एक एक्स है और लास्ट में क्या है, बी है, ए एक्स और बी। तो ए और एक्स के बीच में कितना कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर तो यहाँ पे है। ठीक है, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एक कैपेसिटर ए और एक्स के बीच में। ठीक है, एक ये रहा, एक्स और ए के बीच में यहाँ पर कैपेसिटर है, इसका भी सी बोल देता हूँ। ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर है, तो यहाँ पे मैं एक और कैपेसिटर लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये कहानी क्लियर है। यहाँ पे देखो एक और कैपेसिटर है ए और एक्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और कैपेसिटर लगा दूंगा ए और एक्स के बीच में। धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे आराम से चलते हुए, यहाँ तक का हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक्स, ये भी पॉइंट एक्स। ठीक है, तो कैपेसिटी 4 वाला और 5 वाला दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों का तो रोल ही नहीं होगा, इन दोनों का तो रोल ही नहीं होगा सर्किट के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स है, यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स है। ठीक है, दोनों का जब पोटेंशियल सेम हो गया तो ये कैपेसिटर क्या हो गए, खराब हो गए, इनका तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो C4 and C5 not any role in circuit, role
इन सर्किट। खामखा लगा रखा है उसको, पैसे खराब कर रखा है सर्किट के अंदर इन 2 कैपेसिटर को लगा के। ठीक है, हमने इसकी वायरिंग ऐसी कर रखी है क्योंकि इनका क्या हो जाए, रोल खत्म हो जाना है, इनका शॉर्ट सर्किट हो जाए, यूं समझ सकते हो। ठीक है, इस कहानी से। अच्छा, एक्स और बी के बीच में कितने, एक कैपेसिटर है, तो एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो। हमें क्या बताना है, इसका इक्विवेलेंट बताना है। मतलब बहुत ही आसान है यार, ये सी, ये वाला सी, ये तीनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यहां से कहानी क्या आएगी मेरी, C प्लस सी किसका है, ये वाला मेरा क्या था 1, ये वाला मेरा 2 था, ऊपर वाला, नीचे वाला कितना था 3 था। ठीक है, कैपेसिटेंस ये नंबरिंग कर देखिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 1, ये 2 और इसको मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, इससे क्या रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 3C। तो इसको हटा के मैं अलग से वो बना सकता हूँ सर्किट, ये तीनों को हटा के मैं एक कैपेसिटर लगा दूंगा 3C का। ठीक है, जो काम ये तीनों कर रहे हैं तो वो अकेला ये कर देगा। और यहाँ पे एक C का कैपेसिटेंस लगा हुआ है, ये रहा मेरा पॉइंट B, ये रहा मेरा पॉइंट A। ये दोनों किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 3C and C इन पैरेलल। पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, लास्ट में तुम नहीं बनाओगे तब भी सीधे अगर दिमाग में तुम्हें दिख रहा है ये चीज ऐसे हो सकता है तो बनाने की भी नीड नहीं है, लेकिन बनाना गलतियां कम होंगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरा 3C इंटू C डिवाइडेड बाई 3C प्लस C इज इक्वल टू में 3C स्क्वायर बाई 4C, एक C से एक C चल बसा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया 3/4C। नाउ दैट इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन देखे थोड़े अच्छे। अब इससे भी अच्छे क्वेश्चन देखते हैं इनफाइनाइट लैडर वाले, वो सवाल तो बहुत अच्छे होते हैं यार, स्पेशल क्वेश्चन है मेरे लिए। तो ये कहानी है भाई, बहुत बढ़िया, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, बहुत कम आया लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आता है ना बच्चे रो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि सिर्फ जेईई मेंस और एडवांस में आता है, भाई बोर्ड का सवाल है, शायद एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर। ये इनफाइनाइट लेंथ है। ठीक है, 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक लंबा गया है, हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, इन द फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और पॉइंट ए और बी के बीच में मुझे क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, क्या होगा ए और बी के बीच में। ठीक है, देखो अभी कितना लेंथी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है वो देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन चीज देखते हैं, एक रिपीटिंग यूनिट। क्या देखते हैं, रिपीटिंग यूनिट। तो ध्यान से देखो 1 2 1 2 1 2, ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, ऐसे ही आगे बढ़ा हुआ। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है, रिपीटिंग यूनिट। तो पहला स्टेप क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट फाइंड करो, फाइंड रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट को फाइंड कर लो। ठीक है, फाइंड कर लिया हमने, भाई ये क्या है मेरा रिपीटिंग यूनिट है, हमने फाइंड कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा मेरा, स्टेप नंबर 2, आसान है, सबको क्या करो, लेट कर लो, जो इनका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना एक्स है। ठीक है, लेट इनफाइनाइट कैपेसिटर हैविंग x कैपेसिटेंस, x इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये हम लेट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरे क्या है, सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या कर लेंगे, इससे जस्ट पहले इनफाइनाइट समुंदर में से, ठीक है, बहुत लंबा, हमें नहीं पता कितना है, तो ये कैपेसिटेंस का समुंदर है। ठीक है, ये समझ सकते हैं हम। ठीक है, हमने क्या मान लिया, x मान लिया, उसमें से अगर हमें एक माइनस कर देंगे, समुंदर में से अगर मैं एक बाल्टी पानी निकाल लूंगा, क्या समुंदर को कुछ असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं इस स्टेप को याद रखना, तो इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, स्टेप नंबर 3। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट माइनस 1 कैपेसिटर इज x। ठीक है, उसका भी कितना होगा, x ही होगा। ठीक है, हमने क्या इनफाइनाइट के लिए x माना, उसमें से हमने क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया, ये वाला यूनिट मैंने माइनस कर दिया, तब भी इसका कैपेसिटेंस क्या रहेगा, x ही रहेगा। समुद्र में से अगर हम एक बाल्टी पानी निकालते हैं तो समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही इसमें इनफाइनाइट कैपेसिटर लगे थे, इनफाइनाइट ऐसी यूनिट थे, उसमें से मैंने एक यूनिट को छुपा दिया जो रिपीटिंग यूनिट था। ठीक है, तो अभी भी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना रहेगा, x ही रहेगा। ठीक है, ये करने का तरीका है। ठीक है, और कुछ असर नहीं पड़ता, ये प्रैक्टिकली देखा गया है इसलिए। अच्छा, ऐसे प्रैक्टिकल में तो ऐसा ही पॉसिबल ही है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं सब। ठीक है, तो करने का यही तरीका होता है। ये हो गया। अच्छा, तो अब इन सबको हटा के मैं क्या लगा सकता हूं, इसको तो मैंने छोड़ दिया, x -1 कर दिया ना, इनफाइनाइट -1, इनफाइनाइट कैपेसिटर थे तो इनफाइनाइट -1 यूनिट।
ठीक है, इनफाइनाइट ऐसे यूनिट होंगे इनफाइनाइट टाइम्स, उसमें से मैंने एक यूनिट को माइनस कर दिया तो उसका कैपेसिटेंस कितना है x, तो इन सब की जगह मैं x लिख सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के जो रिपीटिंग यूनिट था। तो यहाँ से क्या बने, बस यही 3 स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन के आएगा मेरा, इसको छोड़ना है मेरे को, ये क्या है मेरा 1 माइक्रोफैरेड, ये मेरा पॉइंट A, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 माइक्रोफैरेड, इन दोनों को छोड़ के मुझे क्या मानना है, इन सबको x मान लेना है, ठीक है। जितना है कितना है x है, यही तो बोला है कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट माइनस 1 कैपेसिटर इज x। इनफाइनाइट था यहाँ से, उसमें से मैंने एक यूनिट को माइनस कर दिया, तब भी कितना है x है, इनकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बात समझ में आई, मैंने क्या बोला कि सबको पहले x मानो जितने भी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो हमने x माना। दूसरे स्टेप में क्या बोला मैंने, इनफाइनाइट में से अगर एक माइनस भी कर दोगे ना, तब भी इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, x के बराबर आएगा। तो इनफाइनाइट में से मैंने एक यूनिट माइनस किया, ये सारे बचे थे, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। तो इस सबको हटा के मैं एक x कैपेसिटर लगा दूंगा, ठीक है, जो इन सबके बराबर होगा, ठीक है। हमें नहीं पता हो कितना होगा, ठीक है, मैं वही तो निकालना है। अच्छा, ये कहानी है, ठीक है। ध्यान से देखो 2 और x किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो यहां लिख सकता हूं 2 and x इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जगह नहीं होगा, ठीक है। किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कोई डाउट नहीं है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, सॉरी माफ करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 और x, ठीक है, माफ करना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 2 into x डिवाइडेड बाय 2 plus x, तो कितना हो जाएगा मेरा 2x plus 2 plus x, ये कहानी आ जाएगा। तो इसको हटा के मैं इनकी जगह लिख दूंगा एक 2x plus x नाम पे एक कैपेसिटर लगा दूंगा जो इन दोनों का काम करेगा। यहाँ से मेरा क्या बन गया है, कुछ इस तरह से बन गया, ये मेरा पॉइंट A, ये मेरा पॉइंट B, इनके बीच में एक कैपेसिटर लगा है ये वाला 1 माइक्रोफैरेड का। इन दोनों को हटा के मैं एक ऐसा कैपेसिटर लगाऊंगा, इन दोनों को हटा के मैं एक ऐसा कैपेसिटर लगाऊंगा जो कितना होगा 2x 2 plus x के बराबर होगा, ठीक है। और ये कितना है मेरा 1 माइक्रोफैरेड। अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों किसमें, पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा मेरा 1 प्लस में 2x प्लस में 2 plus x, और हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माना कितना था, स्टार्टिंग में सबका x माना था, तो इसकी जगह x रखूंगा। तो शुरू में लेट क्या बोला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, x है, ठीक है। तो इस पूरे की जगह मैं x रखूंगा, ठीक है, क्योंकि पूरे का कितना आएगा, x ही तो आएगा। इसको तो मैं एक यूनिट पहले रख दिया सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस तरह सॉल्व करते हैं कि एक यूनिट को पहले छोड़ देते हैं, सबको x मानते हैं, पहले सबको x मानेंगे, एक यूनिट छोड़ के जो बचेगा वो भी x के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लास्ट में सबको माना कितना था, इक्विवेलेंट में x माना था, ठीक है। तो इसकी जगह मैं x रख दूंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 plus x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 plus x, यहाँ से एलसीएम लो तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 plus 3x, ठीक है। इधर आके माइनस का हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। अब ये तो आता होगा यार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 12th क्लास में हो। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। तो x प्लस 1 और x माइनस 2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, तो x इज इक्वल टू में माइनस 1। कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू में 2। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 2 के बराबर, क्योंकि हमने माना कितना था, पूरे का x माना था, x की वैल्यू निकाल ली लास्ट में। करने का क्या तरीका था, एक यूनिट माइनस कर दो बस। तो एक आसान तरीका है ये करने का, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चन को डील करते हैं। पॉज सेकंड नोट करो, ठीक है। अगला वाला खुद से ट्राई करो, इसका सेकंड पार्ट देखता हूं कौन कर पाता है। चलो जी, चलो ये बता दो उसमें रिपीटिंग यूनिट कौन सा है, रिपीटिंग यूनिट कौन सा उसके अंदर, देखते हैं किसका कमेंट आता है पहले। चलिए जी, ध्यान से देखो 1 और 2 क्या है, रिपीटिंग यूनिट। 1 2 1 2 आगे भी ऐसा करके होगा। तो 1 2 क्या है इसमें, रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। तो क्या तरीका होगा, सबसे पहले नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मानेंगे, x मानेंगे। तो इक्विवेलेंट लेट लिखना मत भूलना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज x, ठीक है, x मान लिया, ठीक है। तो कैपेसिटेंस, सेकेंड स्टेप, कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट माइनस 1 कैपेसिटर इज
ऑल्सो एक्स। ठीक है, स्टेप नंबर 2 यही होगा। अच्छा, तो इसका कहाँ से अगला ड्राइंग क्या बन गया, इसका अगला वो सर्किट क्या बन के आएगा, ये मेरा रिपीटिंग यूनिट को छोड़ो, ये मेरा ए बी 1 2 माइक्रोफेरेड माइक्रोफेरेड, इन सबको हटा के मैं एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वर्क अल्फा इनफाइनाइट माइनस 1 का भी एक्स है, तो इन सबको हटा के मैं इनफाइनाइट को इसकी जगह एक्स नाम का एक कैपेसिटर लगा दूंगा। ठीक है, अब 2 और एक्स किसमें है, इक्वल उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो 2 एंड एक्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां से इक्विवेलेंट कितना आएगा इन दोनों का, 2 प्लस एक्स, यही आएगा। ठीक है, इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं, ए बी 1 माइक्रोफेरेड, इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा दूंगा, कितने का, 2 प्लस एक्स का, 2 प्लस एक्स का। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, बहुत आसान है। ठीक है, कैसे, इक्विवेलेंट कितना निकलेगा मेरा, 1 प्लस में 2, सॉरी सीरीज में है ना, ये किसमें है, ये सीरीज में है। ठीक है, देखो यहाँ से जो चार्ज निकलेगा, अगर बैटरी जोड़ोगे तो वही चार्ज यहाँ पर भी आएगा, तो सीरीज में ही। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 इंटू में 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस एक्स, यही तो होता है C1 इंटू C2 प्लस C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा, सबको माना कितना था हमने, एक्स के इक्वल माना था, तो 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स, इधर जाएगा ये, तो 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 प्लस एक्स, इसको इधर लेके आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0। ये कहानी बन के आएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 2 1, इस वाले फॉर्म में से कर लो यार, इसको इस वाले फॉर्म में से करो, देखो x इज इक्वल टू में माइनस अंडर वी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ऑन में चलो पहले डी निकालो, डी वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ से देखो इसका फैक्टर तोड़ना काफी टफ काम हो जाएगा, तो गलती तो नहीं होना, 3x प्लस एक्स इधर से आके ये माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है 3। ठीक है, इसको डी वाले फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर भी सकते हैं, मैं कर देता हूँ। पहले डी की वैल्यू निकालो तो क्या होता है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी होती है, a वाला b की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू में c की वैल्यू माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस प्लस का 8, कितना हो जाएगा d की वैल्यू 12। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलती है, माइनस प्लस माइनस अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2, तो माइनस प्लस 2 तो 2। ठीक है, प्लस माइनस अंडर द रूट डी की वैल्यू 12। ठीक है, और यहाँ से 2a की वैल्यू 1। ठीक है, अभी तो आता होगा ये फॉर्मूला, तुमने बचपन से पढ़ रखा है यार, ये तो नहीं आता तो फिर पढ़ के आओ पहले अच्छे से। ठीक है, तो ये कहानी बन के आएगी, यहाँ से 2 को बाहर निकालोगे, 12 को सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, वो तुम्हारा काम खुद का है। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, देखो इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। चलो अब अगला टॉपिक है, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, बीट स्टोन ब्रिज। क्या टॉपिक का नाम है, बीट स्टोन ब्रिज। काफी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। ठीक है, प्रूफ सब देखेंगे इसमें, अलग ही लेवल का ये तो। ठीक है, मजा आता है, क्योंकि देखो ये 3rd चैप्टर में भी काम आएगा। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर काफी काम आएगा बीट स्टोन ब्रिज, क्योंकि वहां पे जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं वहां पर यहाँ से मतलब ये आता रहेगा, तभी आप वहां क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, बीट स्टोन ब्रिज टॉपिक डालेंगे हम, बीट स्टोन ब्रिज। ये गोवा वाला बीच नहीं है, ठीक है, ब्रिज है। ठीक, तो बीट स्टोन ब्रिज। अच्छा, होता कैसे है, लेट सपोज यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ से एक कैपेसिटर ऐसे गया, एक कैपेसिटर ऐसे गया, एक कैपेसिटर ऐसे गया, यहाँ से एक कैपेसिटर ऐसे, और ये मेरा पॉइंट बी, और इसके बीच में एक और कैपेसिटर लगा दो ये। ठीक, ये क्या होता है मेरा बीट स्टोन ब्रिज। इसको मैं सी बोल दूं, C1 C2 C3 C4 C5। ये क्या होता है मेरा बीट स्टोन ब्रिज। एक होता है मेरा बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, इसका ज्यादा यूज है, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज।
इस कहानी में क्या होता है, C1 डिवाइडेड बाय C4, इसका रेशो बराबर होगा C2 डिवाइडेड बाय C3, इसका रेशो, इन दोनों का रेशो बराबर होगा इन दोनों के रेशो के बराबर। ठीक है, अगर ऐसा है इसको बोलते हैं बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। अगर ये कंडीशन बन रही है कि इन दोनों का रेशो बराबर है इन दोनों के रेशो के, तो उस कहानी में इसको पॉइंट अगर मैं x बोल दूं, इसको मैं पॉइंट y बोल दूं, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम हो जाता है। प्रूफ करेंगे इस चीज का, तो इन दोनों पॉइंट क्या होता है, पोटेंशियल सेम। सो पोटेंशियल बिटवीन x एंड y इज सेम। x और y के बीच में पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जबकि इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उसके बीच में कितने भी कैपेसिटर लगो क्या फर्क पड़ता है, उस कैपेसिटर को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू नो एनी रोल ऑफ C5 इन सर्किट, तो सर्किट के अंदर C5 का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, कब, जब ये कंडीशन रहेगी तब, ऐसे नहीं, अगर ये दोनों इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं आ रहा फिर नहीं, फिर अलग कहानी बनेगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब जाके हम ये बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये होता है मेरा बीट स्टोन ब्रिज। क्या होता है, इनका रेशियो होता है। ठीक है, चलिए जी अब इस चीज का प्रूफ देखते हैं। ठीक है, कि अगर इन दोनों का रेशियो बराबर होगा तो इन दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। प्रूफ देखते हैं, तो प्रूफ कैसे देखेंगे भाई, ये कहानी बनी हुई है, यहां से क्या जोड़ता हूं मैं, एक इमेजिनरी बैटरी जोड़ता हूं, एक इमेजिनरी बैटरी जोड़ देता हूं मैं यहां से। ठीक है, यहां से मैंने एक इमेजिनरी बैटरी जोड़ी, ये बैटरी से Q चार्ज आया, यहां पर भी Q चार्ज आया, और यहां से डिवाइड हो गया Q1 में और इधर डिवाइड हो गया Q2 में। ठीक, जो चार्ज यहां पे गया वही चार्ज यहां पर भी जाएगा। ठीक है, जो चार्ज यहां पे गया वही चार्ज, इसको मैं हटा देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जो चार्ज यहां गया वही चार्ज यहां पर भी आएगा, और जो चार्ज यहां गया वही चार्ज यहां पर भी आएगा। इस बात से एग्री करते हो? अच्छा, देखो C1 का इक्वेशन कैसे लिखेगा, अगर मैं C1 की बात करूं तो ये कैसे लिख सकता हूं, यहां का पोटेंशियल A होगा, यहां का पोटेंशियल B होगा, जो पोटेंशियल यहां का वही पोटेंशियल यहां, क्योंकि रास्ते में कुछ भी नहीं है, यहां का पोटेंशियल बराबर होगा। अच्छा, तो A और B के बीच में क्या लगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू में Q बाई सी, ये फॉर्मूला होता है ना, V इज इक्वल टू में Q बाई सी। इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो? अच्छा, V क्या होता है, डेल्टा V होता है, याद है फॉर्मूला मैंने बताया था, C इज इक्वल टू में Q बाई डेल्टा V बताया था, तो यहाँ से डेल्टा V कितना होगा, Q बाई सी। इस चीज से एग्री करते हो ना? अच्छा, तो ये पॉइंट क्या होगा मेरा, अगर C1 का मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब इसका पोटेंशियल मैं क्या मान लूं, V मान लूं, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल V और 0 मान लेता हूं। ठीक है, तो जो, और यहाँ का भी 0 होगा, यहाँ का V तो यहाँ का भी V होगा, क्योंकि इस रास्ते में क्या होगा, पूरा पोटेंशियल सेम होगा, इस रास्ते में क्या होगा, पोटेंशियल सेम। ठीक है, V लेट करने में अच्छा होता है, काम करने में मजा आता है। ठीक है, एक वेरिएबल कम होगा हमारा इसलिए, तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V और यहाँ का X, तो V माइनस एक्स, चेंज इन पोटेंशियल, V माइनस एक्स किसके बराबर होगा, चार्ज कितना है यहाँ पे, Q1 है, और कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। इस बात से एग्री करते हो? इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूं। अच्छा, C4 की कहानी क्या होगी इस केस में, सोच सकते हो? C4 की कहानी क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस y इज इक्वल टू में चार्ज कितना है यहाँ पे, Q2 है, Q2, और कैपेसिटेंस कितना है, C4 है। तो इसका इक्वेशन ये बनेगा मेरा, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइड 1/2, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा, V माइनस एक्स V माइनस वाई इज इक्वल टू में Q1 बाई C1। अच्छा, इसको डिवाइड करूंगा तो इसका उल्टा होगा लगता है यहाँ पे, ये बात समझते हो कि C4 डिवाइडेड बाई Q2। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये वाला हिस्सा नीचे रहेगा और ये वाला सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये तो पता है ना, जब जो चीजों को डिवाइड करते हैं तो उल्टा होकर इसके ऊपर लग जाता है, ये कहानी जानते हो ना, यहाँ पर देख लो। ठीक है, Q1 डिवाइडेड बाई C1 डिवाइड करना है Q2 डिवाइडेड बाई C4, तो ये वाला सबसे ऊपर जाता है, ये वाला इसके पास जाता है। या तो एक ये तरीका होता है, अगर Q1 और C1 को डिवाइड करना है मुझे Q2 C2 से, इसका उल्टा होकर इसके ऊपर लग जाता है, ये तो Q1 इंटू C1 मल्टीप्लाई में C2 इंटू में Q2, ऐसे करते थे। ठीक है, अब ये सब 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। यहाँ से क्या बनेगा, V माइनस एक्स V माइनस वाई इज इक्वल टू में Q1 बाई Q2 इंटू में C4 बाई C1। ये कहानी बन के आएगी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए जी आगे देखते हैं।
मैं C1 का हो गया, C2 का, C3 का देखते हैं, सॉरी C2 का पहले ना, ये दोनों हो गया, अब इन दोनों की बात करते हैं। C2 का देखते हैं। C2 का इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, x माइनस जीरो इज इक्वल टू में, यहाँ पर चार्ज कितना है Q1 और पोटेंशियल कितना है और कैपेसिटेंस कितना है C2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे दूं, इसको इक्वेशन नंबर 3 दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, ठीक है। अच्छा, यही कहानी C3 की भी होगी, ठीक है। कितना होगा y माइनस जीरो, क्योंकि चार्ज यहां से जा रहा है ना, तो y माइनस जीरो इज इक्वल टू में Q2 यहाँ पर है और नीचे C3, यहाँ पे क्या गया है Q2 गया है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 5। इतना समझ में आया? चाहिए वाला नोट कर लो पॉज करके एक बार, ठीक है, कर लिया। चलो आगे बढ़े। 4 और 5 को डिवाइड करो, 4 और 5 को डिवाइड करो, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा x बाई वाई, जीरो, x में जीरो माइनस होगा तो x ही बचेगा, y में जीरो माइनस होगा तो y बचेगा, इज इक्वल टू में Q1 बाई C2 इंटू में, इसको डिवाइड करेंगे तो उल्टा होकर लगेगा C3 बाय Q2। अच्छा, x माइनस वाई इज इक्वल टू में Q1 बाई Q2 इंटू में C3 बाई C2। यही कहानी बन के आएगी मेरी। इक्वेशन नंबर मैं 6 दे देता हूं, ठीक है। इफ मान लो कि C1 बाई C2 का रेशियो बराबर है, सॉरी C1 बाई C4 का रेशियो बराबर है C2 बाई C3 का रेशियो। अगर ऐसी कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो फिर तो कहानी अलग है, लेकिन मान लो कि इन दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या इनका पोटेंशियल सेम होगा नहीं होगा मेरे को देखना है, ठीक है। तो मान लेता हूं कि इनका दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है, ठीक है। अच्छा जी, तो इन दोनों का रेशियो बराबर है तो मैं क्या C3 C2 की जगह C1 C4 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना ये कहानी। सो फ्रॉम इक्वेशन, या फ्रॉम इक्वेशन, इसको मैं ए बोल दूं, ए, ये कहानी क्या हो जाएगी मेरी, x बाई वाई इज इक्वल टू में Q1 बाई Q2 और C3 C4 की जगह लिखता हूं मैं C1 बाई C4, C2 C3 की जगह लिख सकता हूं, सॉरी C3 C2 की जगह लिखता हूं मैं C1 बाई C4, ठीक है। तो C1 बाई C4, इसको मैं क्या बोल दूं, इक्वेशन नंबर बी बोल देता हूं। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3 और बी दोनों इक्वल है, Q1 बाई Q2 Q1 बाई Q2, C4 बाई कहीं गलती कर दी क्या, C1 बाई C4 इज इक्वल टू में C2 बाई C3, कोई नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिक्कत है। C1 बाई C4, इसको हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं। देखो इस कहानी में क्या हो जाएगा, C3 बाई C2 इज इक्वल टू में C4 बाई C1 लिख सकते हैं इस कहानी को। देखो यहाँ पे C3 ऊपर था, ठीक है, यहाँ पे C3 क्या था, ऊपर था, इसलिए कहानी ऐसा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। प्रूफ करना है तो हमें थोड़ा इसके हिसाब चलना पड़ता है, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, C3 ऊपर था, तो हमें यहाँ पर भी C3 ऊपर ही चाहिए था, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलिए जी, फर्स्ट और थर्ड से कह सकते हो कि दोनों क्या है, बराबर है, ये वाला और ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। कर लिया, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं इस चीज को मैं। तो फ्रॉम बी एंड थर्ड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v माइनस एक्स इज इक्वल टू में v माइनस वाई बराबर होगा x अपॉन में y, इसके बराबर होगा। यहाँ से ये मल्टीप्लाई में, तो y v माइनस एक्स इज इक्वल टू में x v माइनस वाई बराबर। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, y v माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू में एक्स वी माइनस एक्स वाई। ये दोनों कैंसिल आउट, बीच में इक्वल टू का साइन है और दोनों का साइन सेम है, तो कैंसिल आउट पता ही होगा आपको। इसको इधर लेके आओ, तो y माइनस वी माइनस एक्स बाई वी इज इक्वल टू में जीरो। यहाँ क्या बचेगा, जीरो, यहाँ से v कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू में जीरो, v इधर आके जीरो, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू में जीरो, x इज इक्वल टू में y। तो जो पोटेंशियल x का होगा यही पोटेंशियल y का होगा। प्रूफ कर दिया, ठीक है। और इसके बीच में कोई भी कैपेसिटर लगा लो, उसका कोई रोल नहीं होगा सर्किट में। तो इस तरह से इस तरह क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, प्रूव करके दिखा दिया। अदरवाइज हमें एग्जाम में कहीं प्रूफ नहीं पूछता है, ठीक है, पता होना चाहिए। अगर बैलेंस कंडीशन है तो इस केस में कोई कैपेसिटर है उसका कोई रोल नहीं है सर्किट के अंदर। बहुत सेकंड नोट कर, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर 2-3। देखिए जी, बीट स्टोन ब्रिज पे 2 क्वेश्चन है मेरे पास, मतलब एक ही क्वेश्चन है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। यहाँ पे ए और बी के बीच में, यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो बहुत ही आसान है यार। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, बैलेंस कंडीशन है या नहीं है। अगर बैलेंस कंडीशन है तो कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। देखते हैं, ये मैं उसको मान लेता हूं C1 C2। देखो 5 कैपेसिटर है ना, 1 2 3 4 5। पहले चेक कर लेना कि बीट स्टोन ब्रिज का ही सवाल कहीं ना कहीं होगा, ठीक है।
तो ये देखो C1/C2 इजिकल में C3/C4, क्या इनका रेशियो बराबर आ रहा है? ठीक है, अब ऐसे कंफ्यूज मत होना यार C1/C4, उनका मानने का तरीका मैंने कुछ और माना था, प्रूफ में कुछ और कराया था मैं। ठीक है, रटा मत करो सवालों को। ठीक है, इन दोनों के रेशियो अगर इन दोनों के रेशियो के बराबर आएगा तो ये बैलेंस बीट है, अदरवाइज नहीं है, उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे फिर। तो 1/2 इजिकल टू में 3/6, तो कट के ये भी कितना आएगा 1/2, तो 1/2 इजिकल टू में 1/2। तो ये क्या है मेरा बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, बीट स्टोन ब्रिज, ये क्या है मेरा बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है। इस कहानी में इस कैपेसिटेंस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो 5 माइक्रोफैरेड इन नो एनी रोल, नो रोल, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इस पूरे सर्किट की जगह में कुछ ऐसा बना सकता हूं, ये मेरा A1 3, ये मेरा B, ये मेरा, ठीक है, बीच में तो कोई रोल नहीं है ना, 1 5 3 और यहाँ पे क्या है 2 और 6। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये दोनों किस में सीरीज में, ये दोनों किस में सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ से इसका कितना आएगा इक्विवेलेंट, 1 × 3, 1 + 3, तो 3/4, कितना आएगा यहाँ से 3/4। इसका कितना इक्विवेलेंट आएगा मेरा 2 × 6 डिवाइडेड बाई 2 + 6, इस कम्स टू बी 12/8, इस कम्स टू बी 3/2, 3 चौके 4/3, सॉरी 3/2। ठीक है, ये कहानी आएगा। अब इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, एक नया कैपेसिटर बना सकता हूँ, एक नया सर्किट बना सकता हूँ। इन दोनों की जगह ये कैपेसिटर लग सकता है 3/2 का, 3/4 का। अच्छा जी, ये मेरा बी पॉइंट। इन दोनों को हटा के मैं कैपेसिटर लगा दूंगा 3/2, जो इन दोनों के बराबर होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब यही तो होता है, असली फील्ड तो यही है ना इसका। अच्छा, अभी दोनों किस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इस केस में मेरा 3/4 प्लस में 3/2, सी है। अच्छा, सी नीचे ऐसे ही है, कितना हो जाएगा 6 + 12, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा मेरे 18/8, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9/4, दिस कम्स टू बी 2.5 माइक्रोफैरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा मेरा 2.5 माइक्रोफैरेड। क्लियर है? तो इस तरह से इन सवालों को सॉल्व करते हैं। अगला देखते हो तो और जबरदस्त सवाल है ये, पॉज करके नोट कर लेना सवाल को। ठीक है, थोड़ा पीछे जाके आखिरी सवाल ही आज का, बहुत ज्यादा गर्मी होती है इस रूम में। चलिए जी, ये रहा सवाल। तो ध्यान से देखो, ये एक्स पॉइंट है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स होगा। बीच में कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वाई है, तो यहाँ का बीच में कैपेसिटर, यहाँ का नहीं। तो इस पॉइंट को मैं अगर ए बोल दूं तो यहाँ का कैपेसिटेंस भी ए के बराबर होगा। इस पॉइंट को अगर मैं बी बोल दूं तो यहाँ का पोटेंशियल भी बी के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, सी बोल देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को कितने पॉइंट दिख रहे हैं, एक्स वाई ए बी सी, 3 पॉइंट दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है, एक एक्स दिख रहा है मेरे को, ठीक है, एक ए दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, पहले सी है ना, फिर एक सी दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, एक वाई, ये मेरे को पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, कैसा सवाल होगा ये? देखो, जब भी तुम्हें ऐसे कोई 5 पॉइंट दिखे ना, तो इसको तुम क्या करो, आगे पीछे लिख दिया करो। ठीक है, क्या लिख दिया करो, आगे पीछे। चलो देखते हैं, पहले ऐसे करके देखते हैं, दिमाग में क्लिक करे ना करे कैसे होगा। एक्स और ए के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो जी, एक्स और ए के बीच में एक कैपेसिटर। ठीक है, फिर क्या है, ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर, ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, ए और सी के बीच में एक लगा दिया। ठीक है, एक्स और सी के बीच में एक कैपेसिटर, देखो ये वाला एक्स है और ये सी है, इसके बीच में एक कैपेसिटर ऊपर है, तो एक्स और सी के बीच में एक कैपेसिटर, ये बन के आएगा। इसका लिखते भी जाओ, ये 5 माइक्रोफैरेड है, ये वाला 10 माइक्रोफैरेड है, और ये वाला कितना है 5 माइक्रोफैरेड। एक्स और सी के बीच में 5 वाला है ना, ए और सी के बीच में 10 है। ठीक है, इस तरह से इसको लिखते भी जाना, साथ में मिस्टेक हो जाएगा। अच्छा, सी और बी के बीच में कितना है, एक कैपेसिटर है। अच्छा, पहले ये वाला है ना, ए और बी के बीच में कितना है, एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरेड का, ए और बी के बीच में। तो यहाँ से कुछ ऐसे बन के आएगा, कितना है 5 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरेड का, तो ये मेरा 5 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर आ गया सी और बी के बीच में। बी और वाई के बीच में एक कैपेसिटर 5 का। तो ध्यान से देखो, ये जो बन रहा है मेरा,
ये जो मेरा बन गया है कहीं ना कहीं बीच स्टोन बीच की तरह लग रहा है। देखो ये दोनों एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखो ये वाला ये x और ये b, ठीक है। और इसको देखो बीच में ये x और c एक बीच वाला हिस्सा है और यहाँ से ये है, ये x और c के बीच में कैपिटल था ना, ठीक है। इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको x लिख दो, यहाँ पे क्या लिखो x a c और यहाँ पे b लिख दो और यहाँ पे y। अब देखो a और x के बीच में कैपिटल जोड़ दो, ठीक है। a और x के बीच में कैपिटल जोड़ दो, ठीक है। a और c के बीच में कैपिटल जोड़ दो, ठीक है। x और c के बीच में कैपिटल, x और c के बीच में कैपिटल जोड़ दो, ठीक है। इसलिए कहता है पहले समझ जाओ जब ऐसा कुछ दिया रहेगा तो वो बीच स्टोन बीच का ही सवाल होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख के लग रहा है। अच्छा a और b के बीच में कोई कैपिटल है, a और b के बीच में a और b के बीच में कैपिटल था तो सही, a और b के बीच, देखो यहाँ पर आना भूल गया हूँ मैं, a और b के बीच में कैपिटल है, ये पॉइंट गलत लिख दिया मैंने, c कहीं और होना चाहिए था, ठीक है। a और b के बीच में भी कैपिटल है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ये है मेरा, ये पॉइंट सी, a और b के बीच में कैपिटल, मतलब यहाँ पर बन नहीं पाया था। a और b के बीच में भी एक कैपिटल है, देखो ना यहाँ पे a और b के बीच में कैपिटल है 5 ओम का, जोड़ दिया। a और c के बीच में भी है एक, सॉरी b और c के बीच में 5 ओम का, तो b और c के बीच में जोड़ दो, कब सही बना ना, और b और y के बीच में। यहाँ पे बनाने में भी टफ हो रहा है, जहाँ पे लगे ना बनाने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, ये इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से जज करते हैं, इसलिए मैंने गलत वाला बना के दिखाया आप लोगों को। चलिए जी अब ध्यान से देखो तो ये कितना है मेरा 5, ये कितना है 10, ये 5 है, ये 5 है मेरा और ये भी 5 है। तो देखो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये क्या है मेरा बैलेंस बीट स्टोन 5/5 इज इक्वल टू में 5/5, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। तो बीच वाले का कोई रोल नहीं है, ये क्या है मेरा बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। इसका रेशियो बराबर, इसका कोई रोल नहीं है। इसका मतलब जो मेरा बन के आएगा अगला कैसा बन के आएगा, ये मेरा x पॉइंट यहाँ से बनेगा मेरा 5, ये भी 5, ये मेरा पॉइंट b, ये भी 5, ये भी 5, ये मेरा पॉइंट b, यहाँ पे 5 का लगा, सब 5-5 है, ठीक है। ये तो खत्म हो गया ना जी, ये वाला तो मेरा खत्म हो गया क्योंकि इससे कोई रोल ही नहीं है। अच्छा ये किस में है मेरा, सीरीज के अंदर है और ये भी सीरीज के अंदर है, फिर इनका जो है कॉम्बिनेशन पैरेलल। तो 5/5 का सीरीज कितना होगा, 5 × 5 + 5 + 5 कितना आ जाएगा मेरा 25/10, तो 2.5 कितना आ जाएगा 2.5, तो ये 2.5 ये 2.5, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऐसा बन के आएगा, ये मेरा y, ये मेरा b, ये मेरा a। तो ये कितना था 2.5 2.5, ये बन के आएगा। ये दोनों किस में पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 2.5 2.5 को। तो यहाँ से क्या कहानी बन के आएगी, कुछ ऐसी बन के आएगी 5 और ये भी कितना है 5, ये मेरा y, ये मेरा x, b हट गया यहाँ से, ठीक है। 5/5 पे इक्विवेलेंट कितना आता है 2.5, तो नेट इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरा 2.5 माइक्रोफैरेड। नाउ दैट इज द आंसर। ये था बीट स्टोन ब्रिज के 2 सवाल। ऐसे सवाल आते हैं, इससे टफ सवाल नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड में तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से इस कॉम्बिनेशन का एक और वीडियो बनेगा, उसमें थोड़ा किरचॉफ लॉ के बारे में बात करेंगे, तो वो इंटरेस्टिंग है। जब ये बराबर नहीं होगा तब क्या कहानी होगी, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं होगा तब कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए किरचॉफ लॉ वगैरह पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो और इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन बोर्ड के लिए नहीं होगा।